हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में आज मैथ पेडागॉजी की क्लास है। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य में सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए, उसके बाद प्रभावशीलता होनी चाहिए, क्षमता और कमजोरी होना चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, शिक्षण विधि की उपयोगिता होनी चाहिए, TLM की उपयोगिता होनी चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन के उद्देश्य में शिक्षण अधिगम TL की त्रुटियां पता करना चाहिए, पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्या उद्देश्य होता है कि हमें शिक्षण अधिगम में TL की त्रुटियों का पता लगाना चाहिए, TLM में, एवं पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए यानी मॉडिफिकेशन करना चाहिए उसका, एवं रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। बच्चे की प्रगति क्या रही, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर था, किस में उसकी प्रगति अच्छी रही, तो उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए मूल्यांकन का, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर दिखाया जा सके। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं जो होती हैं, इसमें सबसे पहले होता है वस्तुनिष्ठता, जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, विभेदकारिता, वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता एवं सततता, कंटिन्यूअस जिसे कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं होती हैं मूल्यांकन की, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, विभेदकारिता होती है यानी विश्वास के साथ बनाया जाता है, वस्तुनिष्ठ रहता है, मतलब भेद करके नहीं बनाया जाता है। इसकी वैलिडिटी होती है, व्यवहारिकता होती है, व्यापकता होती है, सततता होती है। मूल्यांकन की विधियां जो हैं, जांच सूची, चेकलिस्ट जिसे कहते हैं, अभ्यासकार, प्रैक्टिस वर्क, प्रश्नावली, क्वेश्चन जिसमें रचना और प्रश्नों की प्रकृति होती है, रचना में संरचित, असंरचित, खुली, बंद, मिश्रित, चित्रमय आदि होती हैं। प्रदत्त मूल्यांकन की विधियों में प्रदत्त कार्य होता है, इसे असाइनमेंट कहते हैं, साक्षात्कार होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो कक्षा के पाठ का विस्तार होना चाहिए, स्वमूल्यांकन होना चाहिए, विशिष्ट प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, संरचित या नियंत्रित होना चाहिए, असंरचित या अनियंत्रित होना चाहिए, एवं व्यक्तिगत होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। मूल्यांकन की जो विधियां होती हैं, विधियों में मौखिक होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। लिखित में निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी यस आर नो, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, बहुविकल्पी, MCQ आदि होना चाहिए। मूल्यांकन की जो विधियाँ होती हैं, जिसमें 3 होती हैं। परीक्षण टेस्ट में मौखिक होता है एक, जिसे हम वाइवा वॉइस और ओरल टेस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है प्रयोगात्मक जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, तीसरा होता है लिखित जिसे हम रिटन बोलते हैं। तो लिखित में जो होता है उसमें भी 3 प्रकार होते हैं, पहला निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरात्मक, तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ में भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे यस या नो में आंसर देना, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुविकल्पी, MCQ आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की अन्य विधियाँ। तो मूल्यांकन की अन्य विधियों में पहला होता है अवलोकन या निरीक्षण, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसको 2 प्रकार से बांटा गया है, सहभागी, असहभागी। उसके बाद दूसरा होता है संवाद जिसे हम डिस्कशन कहते हैं। तीसरा होता है आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेख। चौथा होता है शिक्षार्थी द्वारा निर्मित वस्तुएं। पांचवा होता है पोर्टफोलियो। तो मूल्यांकन की जो विधियां होती हैं, अवलोकन निरीक्षण में 2 होता है, सहभागी, असहभागी। दूसरा होता है संवाद जिसे हम डिस्कशन कहते हैं। तीसरा होता है आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेख। चौथा होता है शिक्षार्थी द्वारा निर्मित वस्तुएं। पांचवा होता है पोर्टफोलियो। चलिए अब CCE क्या है। तो गणित में निर्णयात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण 2 प्रकार से होते हैं, रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, बहुपक्षीय होता है यार। तो CCE का फुल फॉर्म सीटेट में यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुके हैं। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, या बहुपक्षीय होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में अवधारणा किसने दी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी थी। प्रभाव देखा गया NCF 2005 में सर्वप्रथम अपनाया गया CBSE ने। वर्तमान में CCE की व्यवस्था RT 2009 के अनुसार है। तो वर्तमान में जो CCE की व्यवस्था है वह RT 2009 के अनुसार है।
असेसमेंट यानी आकलन के बारे में देखे हैं तो आकलन दो प्रकार की होती है, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, समेटिव मतलब योगात्मक, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में अधिगम के लिए आकलन होता है, इसमें ड्यूरिंग द लर्निंग चाहे आप टेस्ट करो, जैसे कोई महिला खाना बना रही है तो खाना बनाते समय यह चेक करना कि खाना कैसे बना है, इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन, यानी काम करते समय ही चेक करना कि खाना कैसे बना है। जैसे होमवर्क आकलन एक प्रोसेस है। और समेटिव यानी योगात्मक होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इनमें अधिगम का आकलन होता है। तो आफ्टर द लर्निंग यानी मतलब खाना बना के डायरेक्ट परोस देना, चेक न करना कि खाना कैसे बना है, यानी चाय सीधा मेहमान को दे देना, चाय बनाने के बाद चाय टेस्ट न करना, ज़्यादा मेहमान को दे देना कि चाय मीठी है कि फीकी है कैसे है, सब चेक न करना। जैसे सीटेड आकलन एक प्रोडक्ट है। सीसी में दो होते हैं, एक शैक्षणिक होता है, एक साशैक्षणिक होता है। शैक्षणिक में जो होता है पार्ट 1 में पार्ट 2 में होता है। तो फर्स्ट टर्म में 50%, FA1 में 10% अप्रैल मई, FA2 10% जुलाई अगस्त, FA1 30% सितंबर। सेकेंड टर्म में जो होता है 50% का होता है, जिसमें FA3 10%, FA4 10%, FA2 30% एंड फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 100% का होता है। वहीं शैक्षणिक में पार्ट 2 में इसमें लाइव जीवन कौशल होता है, कार्य शिक्षा होता है, दृश्य और प्रदर्शन कला होता है, इसके अलावा दृष्टिकोण एवं मूल्य होता है। ग्रेडिंग सिस्टम, अब ग्रेडिंग सिस्टम में 91 से 100 तक A1 ग्रेड में होता है, ग्रेड पॉइंट 10 होता है। 81 से 90 के बीच में A2 होता है, ग्रेड होता है 9.0। 71 से 80 में B1 होता है, 8.0 ग्रेड होता है। 61 से 70 के बीच B2 होता है ग्रेड, और ग्रेड पॉइंट 7.0 होता है। 51 से 60 के बीच C1 होता है, ग्रेड 6.0 होता है। 41 से 50 के बीच C2 होता है, 5.0 होता है। 33 से 40 के बीच D होता है, 4.0 ग्रेड होता है। 21 से 32 के बीच E1 होता है, 3.0 होता है। 0 से 20 के बाद E2 होता है, 2.0 होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेड होता है जो उसको हम D कहते हैं। तो D तक मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेड होता है, D के नीचे जो रहते हैं वो फेल में आ जाते हैं। फिर चलिए CGPA देखते हैं। आजकल आप लोग को पता ही होगा कि अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो CGPA में ही बनते हैं रिजल्ट। चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फैजाबाद यूनिवर्सिटी जो भी अब CGPA में रिजल्ट अपना दे रही है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गई। तो CGPA का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, एवरेज ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट या एवरेज ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उपलब्धि परीक्षण, इसमें मानकीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज अध्यापककृत होता है, टीचर मेड। और उपलब्धि परीक्षण में निदानात्मक परीक्षण होता है और एक उपचारात्मक परीक्षण होता है। उपचारात्मक परीक्षण में सामूहिक विधि होती है एवं व्यक्तिगत विधि होती है। तो आज के सेशन में हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है। मूल्यांकन के उद्देश्य में हमने शिक्षण TLM में क्या उसका उपयोग है, कितने प्रकार से होता है, मूल्यांकन की विधि कौन कौन सी होती है, मूल्यांकन की विधियों टेस्ट कैसे होता है, मूल्यांकन की अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं, इस सब पे हमने चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो आज मैथ पेडागॉजी समाप्त हो गई। तो मेन पॉइंट जहाँ से मैथ पेडागॉजी का बनता है उसको मैंने समाप्त कर दिया। अब मैथ के क्वेश्चन हम डेली करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। तो आज से मैथ पेडागॉजी क्लास समाप्त हो गई है। मैथ पेडागॉजी के एक मैराथन लेंगे जिसमें मेन जो पॉइंट हैं सबको हम एक बार फिर से कवर कर लेंगे एग्जाम के पहले। अब डेली हम प्रैक्टिस करवाएंगे हर सब्जेक्ट की। CDP के डेली 30 क्वेश्चन, EVS के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, ऐसे SST पेपर 2 में साइंस उसके SST के 30 क्वेश्चन के डेली अब प्रैक्टिस होगी।
चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।